नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज पंत, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी गुड गवर्नेंस, नियोजन विभाग से हूँ। आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं आप लोगों के साथ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पर चर्चा करूँगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जब हम किसी भी जगह पर विकास की बात कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से विकास से पहले हमें नियोजन करना होता है। किसी भी चीज़ का नियोजन करने के बाद ही एक सतत विकास हो पाता है, और नियोजन ही एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी कड़ी है जिसमें हम विकास को बहुत लंबे समय तक और बहुत ही निचले स्तर तक उस विकास को कर सकते हैं। तो विकास से पहले विकास कार्यक्रम जो भी चलते हैं, जो गांव में आप चला रहे हैं, जो ज़िलों में चल रहे हैं, जो शहरों के अंदर चलते हैं, इन विकास कार्यक्रम से पहले उनकी जो नियोजन प्रक्रिया है, उनका जो योजना जो तैयार करनी है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। नियोजन जो है वो आज की डेट में भी पंचवर्षीय, त्रैवार्षिक और एनुअल नियोजन की बात अब कही गई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी नियोजन होता है, इसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी नियोजन विभाग जो है नियोजन की प्रक्रियाएँ अपनाता है। जिला योजना होती हैं जिले स्तर पर, आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों में से कई लोग जिला नियोजन समिति के सदस्य होंगे। आप सभी जानते हैं कि वो जिला योजना जो बनती है जिले लेवल पर, उसमें भी बिना जिला नियोजन समिति के वो योजना पास नहीं होती है। उसके लिए भी हमको नियोजन करना होता है। उसमें भी हमें देखना होता है कि हमें किस किस तरीके की योजनाएँ उस पर्टिकुलर ज़िले के लिए ली जानी है। और उसी प्रकार से हम लोग ग्राम पंचायत लेवल पर भी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसे आप शॉर्ट में GPDP कहते हैं, ये बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आप सभी जानते हैं पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत ये व्यवस्था है। परंतु आप सब जानते हैं कि जो भी नियोजन होता है या जो भी विकास होता है वो अल्टीमेटली किसके लिए होता है? वो ग्रामवासियों के लिए ही होता है, ग्रामीणों के लिए होता है। तो जैसा मैंने बताया, जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, जो विभिन्न विषय जो मैंने बताया आपको, वो कहीं ना कहीं उनका सारा का सारा जो काम होना होता है वो ग्राम स्तर पर ही वो काम होने होते हैं। तो इसलिए GPDP एक महत्वपूर्ण प्लान है हमें ग्राम को विकास करने के लिए, और ग्राम को अपने आप सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए, और ग्रामीण विकास को और भी ज़्यादा सतत करने के लिए, और भी संवहनीय करने के लिए GPDP एक हमारा बहुत ही बेहतरीन GPDP अगर होती है तो हम इन सब कामों को कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि GPDP बनाए कैसे? आपने सब मैंने देखे भी हैं, कई आप लोगों के कई पंचायतों के मैंने प्लान देखे हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। लेकिन मैंने उसमें ज़्यादातर ये पाया है कि ज़्यादातर जो GPDP बनाए जाते हैं वो जो आपको फंड मिलता है, चाहे वो वित्त आयोग से मिलता है, चाहे वो आपको 15वें वित्त से मिलता है, चाहे आपको राज्य वित्त से मिलता है, कहीं से भी जो भी फंड्स आपके पास आते हैं, आप उसी के प्लान को बनाते हैं। निश्चित रूप से वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो तो बनाना ही चाहिए, वो तो बनाना ही चाहिए। और उस प्लान को भी, जैसा हमने पिछली लेक्चर में कहा भी था, सतत विकास लक्ष्य जो होते हैं, वो सतत विकास लक्ष्य के नज़रिए से हमें कम से कम, मैं समझता हूँ, जो फंड्स आपको मिलते हैं, चाहे वो वित्त आयोग से मिलते हों, 13वें वित्त, 15वें वित्त से मिलते हों, वो आपके जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, उनमें से कुछ विकास लक्ष्य आप उन फंड्स के साथ फंड के लिए यूज कर सकते हैं, उन फंड के माध्यम से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम पूरे GPDP की बात करते हैं तो आपको जो पैसा मिलता है उसका तो आप प्लान बनाते ही बनाते हैं, वो तो बनाना ही बनाना है आपको। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि और भी जो विभागों की योजनाएं होती हैं गांव के अंदर, वो भी आपकी ग्राम पंचायत में पता होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जल्दी ही नियोजन विभाग और पंचायती राज विभाग आपस में मिलकर एक मॉडल GPDP बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आज, क्योंकि प्रशिक्षण की बात चल रही है, तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि वो किस तरीके का मॉडल होगा ये बताने की कोशिश करूंगा। वो मॉडल बेसिकली बहुत निराला नहीं होगा। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ग्राम पंचायत में डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जो जनसांख्यिकी है आपके, सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि गाँव की स्थिति क्या है। तो उस पूरे जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का जो प्रारूप होगा, उसमें सबसे पहले आपको ये बताना बहुत आवश्यक है कि उस प्रारूप में आपके गांव में कितनी जनसंख्या है,
कितने लोग स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने SC ST हैं, कितने जनरल कैटेगरी के हैं, और ये सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी होता है, जिसे जनसांख्यिकी कहते हैं। पूरी की पूरी जो लोग कितने हैं इसको बताना सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर होता है। फिर दूसरी बात आती है इसमें कि आपके यहाँ, क्योंकि गांव के अंदर आप सब जानते हैं, सब ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित, कृषि से संबंधित रोजगार कर रहे होते हैं, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था गाँव की होती है। तो फिर आपको कृषि की स्थिति बतानी होती है कि उस गाँव के अंदर कृषि का क्या स्टेटस है। और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ और भी है कि इसमें ऐसे कितने काश्तकार हैं जो प्रगतिशील कृषक जिसे कहते हैं, जो प्रगतिशील किसान के रूप में काम कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी इसमें ज़रूरी होती। अब आ गया साहब, अब आपको चाहिए क्या। अब सेकंड चीज़ आती है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की हम बात करें। पूरे ग्राम पंचायत का एक विकास का प्लान बनाने जा रहे हैं हम। तो अब बात आएगी कि अब आपको चाहिए क्या। अब चाहिए तो बहुत कुछ, गाँव के अंदर सड़क भी चाहिए, गाँव के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी भी चाहिए, और अगर ये व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो आपको हो सकता है वहाँ पे एक बस स्टॉप भी की ज़रूरत भी पड़ेगी। आप कहोगे साहब मेरे गांव के पास गाड़ी तो आती है लेकिन बस स्टॉप नहीं है, तो बस स्टॉप की व्यवस्था भी चाहिए। हो सकता है आप बैंक की भी बात करें, हो सकता है आप हॉस्पिटल की भी बात करें। चाहिए तो बहुत कुछ, हर चीज़ चाहिए, जो शहरों में चाहिए वो गाँव के अंदर भी चाहिए। तो वो जो भी आपको ज़रूरत होती, जो आपको चीज़ें हैं, वो आप नोट करेंगे कि साहब ये चीज़ों की हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन सारी चीज़ें तो मिल नहीं सकती हैं भाई, हम एक डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं, लेकिन देर सवेर वो चीज़ें आएंगी। हो सकता है इस साल ना आए, अगले साल ना आए, 2 साल में ना आ पाए, कुछ चीज़ें 3 साल में आ सकती हैं, कुछ बड़ी चीज़ें हैं। बैंक आपको खोलना हो सकता है, जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो 10 साल 15 साल में खुले, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो ये इसलिए अब आपको ये देखना होगा कि अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके की आवश्यकता इस गाँव को है। तो वो आवश्यकताएँ आप अपनी एक दूसरे जो 4-5 पढ़ने के बाद जब अब आपको चाहिए क्या, वो सब आप लोग लिख लेंगे कि साहब हमें, मेरे यहाँ अगर पानी नहीं की व्यवस्था नहीं है तो पेयजल की व्यवस्था ज़रूरी है। मेरे यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है तो आंगनवाड़ी सेंटर चाहिए। तीसरा, मेरे यहाँ सड़क नहीं है, सड़क चाहिए। चौथा, मेरे यहाँ सब सेंटर नहीं है, सब सेंटर चाहिए। आपने ये सारी लिस्टिंग कर ली। अब बात आती है, इनमें से भी मैंने बताया कि आपके रिसोर्सेज तो कम है। आपको जो गाँव को पैसा मिल रहा है वो तो 13 फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग के अंदर या स्टेट फाइनेंस के अंदर ही ज़्यादातर पैसा मिलता है, उससे तो इतना सब कुछ हो नहीं सकता है। तो अब आपको जब ये बताएंगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो यही प्लान आपका, अगर एग्रीकल्चर की आवश्यकता है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसमें व्यवस्थाएं कराएगा, उद्यान की आवश्यकता है तो उद्यान वाला उसमें व्यवस्था कराएगा, पेयजल की अगर आवश्यकता है तो पेयजल वाला उसमें व्यवस्था कराएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी सब नोट डाउन कर देंगे कि साहब मुझे इन सब चीज़ों की मेरे गाँव के अंदर आवश्यकता है। अब ये आवश्यकता निकलेंगी कैसे, ये खाली प्रधान जी के कहने से तो हो नहीं पाएगी भाई। अब नो डाउट कि प्रधान जो है ग्राम पंचायत के हेड हैं, मुखिया हैं, वो सब गांव के अंदर सारी उनको व्यवस्थाएं पता हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। परंतु ये एक एक्सरसाइज होती है, PRA एक्सरसाइज कहते हैं इसको। एक तो PRA एक्सरसाइज के माध्यम से होता है जिसमें पूरी गाँव के लोग बैठते हैं, गाँव के लोग बैठने के बाद फिर वो बताते हैं साहब ये चीज़ें हमें चाहिए। फिर उसको प्रायोरिटी देते हैं कि हमें चाहिए क्या। चाहिए तो आपको 15-20 आइटम चाहिए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है। इस साल आपके पास, आपको इस साल सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है आपकी। हो सकता है आपके यहाँ पेयजल नहीं है तो पेयजल आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। तो आपको ये सारी प्रायोरिटी अपने GPDP में ये प्रायोरिटीज़ बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब ये प्रायोरिटी आप बता देंगे, तो मैंने बताया कि आपको हर साल तो नहीं मिल सकता ना, तो इस साल की आपकी विशेष जो प्रायोरिटी आप रख रहे हैं, 1 या 2 प्रायोरिटी होंगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो वो प्रायोरिटी आप इस GPDP में डाल देंगे कि साहब मुझे कृषि में बीजों की बहुत सख्त ज़रूरत है, या मुझे कृषि के साइंटिस्ट की बहुत आवश्यकता है। तो मेरी प्रायोरिटी मेरे GPDP में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए मुझे कृषि क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता है इस गांव के अंदर, जो हमें समझा सके, बता सके। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जो जब भी आप GPDP बनाएं, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि GPDP पूरा एक होलिस्टिक GPDP बनेगा आपके गांव का। आप इस पूरे प्लान को जब आप अपने गांव के अंदर उस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, पूरी इन्वेंट्री आपके पास होगी, सारी जानकारियां आपके पास होंगी, तो आप बड़ी आसानी के साथ अपना ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बना पाएंगे। जिला योजना के अंतर्गत जो प्लान होते हैं, हम इसको जिला विकास योजना जिसे कहते हैं, वो भी प्लान हम यही कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं, जो विशेष रूप से जिला योजना समिति के जो मेंबर्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी होगी। आप लोगों से प्रस्ताव लाने की बात कही जाती है कि साहब आप अपना प्रस्ताव लाइए। तो प्रस्ताव, अब ज़्यादातर मैंने देखा है कि प्रस्ताव हम ज़्यादातर निर्माण के प्रस्ताव दे देते हैं। अच्छी बात है, गांव के अंदर निर्माण, क्योंकि विकास का एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वो बहुत आवश्यक होता है। हमें ज़रूरत होती है
कि हम गांव के अंदर पंचायत घर नहीं है तो उसको बनाएं, कम्युनिटी हॉल नहीं है तो उसको बनाएं। हमारे यहाँ बाढ़ सुरक्षा के कार्यक्रम होने हैं, हमारे यहाँ बाढ़ के ज़्यादा चांसेस हैं तो बाढ़ सुरक्षा के कार्यक्रम अपने गधेरे में चेक डैम वगैरह बनाएं। नो डाउट वो बहुत आवश्यक काम चीज़ें होती हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि खड़ंजे नाली ज़्यादातर कहते हैं, होने के बावजूद भी कई बार कह देते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत आपके पास चारे हैं, आप बनाइए, वो भी आपकी आवश्यकता है। परंतु आप क्यों नहीं वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं कि साहब मुझे गांव के अंदर वाटर कंजर्वेशन कच्चे, बड़े पक्के मत बनाइए, कच्चे जो हैं वो तालाब या कच्चे जो टैंक हैं वो बनाने हैं, जिससे कि मेरा पानी जो है वो कंजर्व हो सके। कहीं पे पक्के भी होंगे, कहीं पे कच्चे भी होंगे। मुझे पिट्स बनाने हैं, तो ये वाले प्लान, मुझे वृक्षारोपण करना है, तो ये भी एक एसेट है जो आने वाले टाइम पे आपके गांव के जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से जब वो पेड़ पौधे आज लगेंगे तो आने वाले टाइम पर एक अच्छे जंगल के रूप में आपको दिखाई देंगे, जो पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरीके के प्लान आप बना सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है आपको ये आवश्यकता हो कि साहब मेरे यहाँ, जो आप रिमोट एरिया में हैं, आपके यहाँ हॉस्पिटल्स का मैं आना जाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की बात सोच सकते हैं कि साहब मेरे कुछ ऐसे लोगों को ट्रेन कर दिया जाए कि हम कुछ टेलीमेडिसिन तक की व्यवस्था कुछ कर सकें, जिससे कि दूर से ही आपको डॉक्टर से आपको मदद मिल सके। ऐसा भी प्लान ला सकते हैं। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप केवल नाली, खड़ंजा और यही निर्माण की बात करें, आप उसके अलावा और भी बात कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्लान एक होलिस्टिक प्लान है। प्लान का मतलब बिल्कुल ये नहीं है ग्राम पंचायत के अंदर कि आपको केवल और केवल नाली बनाना है, केवल खड़ंजा बनाना है, आपको कोई और निर्माण कार्य करना है। आपको उसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को भी बताना है। शिक्षा की अगर बात आती है, हो सकता है अब आपके यहाँ एनरोलमेंट हो सकता है कम हो रहा हो, बच्चे जो है नज़दीक के प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हो, जहाँ पे 200, 300, 400, 500 रुपये उनको फ़ीस भी देनी पड़ रही हो, जबकि गांव के अंदर ऑलरेडी स्कूल है। तो अब स्कूल में ऐसी क्या व्यवस्था की जाए कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो सके? तो आजकल IT बेस्ड एजुकेशन चल गई है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे तो ऐसी व्यवस्था आप अपनी पंचायतों के माध्यम से कर सकते हैं, उस फंड के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। IT बेस्ड का मतलब हुआ कि आप एक स्मार्ट क्लास जिसे कहते हैं, जिसमें बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से, एक स्क्रीन होती है, यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा दिया जाता है, उसके अंदर कंटेंट होता है बच्चों का, उसमें चाहे कहानियाँ होती हैं, कविताएँ होती हैं, ये इंग्लिश की कविताएँ होती हैं, हिंदी की कविताएँ होती हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, गणित के सवाल होते हैं, वो सब वीडियो के थ्रू आपको दिखाते रहते हैं। तो वो इस तरीके का कार्यक्रम आप कर सकते हैं। तो ये इसके लिए कोई आपको ये भी आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए। भाई मेरे स्कूल में स्कूल तो है, मेरे गांव में स्कूल तो है, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे बच्चे नहीं जा रहे हैं गांव के अंदर, वो सब दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। क्यों नहीं वो जो प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था, उससे अच्छी व्यवस्था आप अपने गाँव के अंदर बना सकते हैं। तो ये भी एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का जो है बहुत बड़ा हिस्सा है। तो स्कूल वाले प्रोग्राम में भी आपकी भागीदारी हो सकती है। वो आप अपने जो फाइनेंस कमीशन का पैसा, आपकी गाइडलाइन क्या है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको छोटा पैसा, वो बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं आता उसमें। हाँ, उसमें शुरुआती तौर पर ज़रूर है कि आपको जब इनिशियली बच्चों को सिखाना होता है तो आपको 5-6 महीने के लिए किसी एक बच्चे की, हो सकता है वो गाँव का ही आपका कोई लड़का जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता हो, जिसने इंटर पढ़ा हो, BSc किया हो, BA किया हो, है ना, थोड़ा शहर में रह के आया हो, तो उसको आप इंगेज कर सकते हैं। तो वो भी आपका एक प्लान का हिस्सा होता है। तो ये प्लान, ऐसे प्लान जब आप देते हो तो उसका कोई मतलब होता है, तब ये समझ में आता है। जब तक आप नीचे से नहीं बताएंगे, अगर आप नाली खड़ंजा कहेंगे तो ऊपर तक सब नाली खड़ंजा ही सोचेंगे। तो इसलिए विशेष रूप से जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जब आप बनाते हैं, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी होगा कि उस प्लान को आप एक होलिस्टिक प्लान, पूरा प्लान, केवल नाली, खड़ंजा और निर्माण कार्य तक ही सीमित ना रहिए। आप शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया, ऐसी व्यवस्था की बात करो जिससे कि बच्चों को लर्निंग आउटकम उनका बढ़े, बच्चों को अच्छी जानकारी मिल पाए, उनका इंटरेस्ट आए। जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे थे वापस आपके गांव के अंदर स्कूलों में ही आ जाए, उनके कुछ पैसे भी बचेंगे उनके पेरेंट्स के, जो 500, 400, 600 रुपये जो भी फीस दे रहे हैं वहाँ, वो दे रहे हैं। यहाँ तो फ्री में फीस दे रहा है, लेकिन छोटी व्यवस्था आपको करानी है। उस प्लान के अंदर 2-3 लाख रुपये में वो काम हो जाता है। तो वो इस तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसे ही डेयरी की व्यवस्था, अब आपके यहाँ डेयरी हो सकता है, आपके यहाँ पशुपालन अच्छा हो रहा हो, आपके यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी हो, चारे की व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन अब दूध को कहाँ बेचें, कौन करेगा व्यवस्था, ये इसके कारण आप उसमें आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसी व्यवस्था के लिए आप डेयरी के प्लान को ला सकते हैं। तो GPDP के अंदर अपनी प्रायोरिटी डेयरी को भी दिखा सकते हैं। तो डेयरी में तो जब ये आपका प्लान जब ऊपर लेवल पर जाता है, चाहे वो जिला योजना स्तर पर हो, चाहे इवन राज्य स्तर पे भी कई बार ऐसा होता है कि क्लस्टर, राज्य पे तो जनरली क्लस्टर देखे जाते हैं कि गांव को लेना मुश्किल होता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर वो काम हो रहा है
देखा कि साहब एक पर्टिकुलर 10-15 गांव में डेयरी का ही काम हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को फिर राज्य स्तर पर भी देखा जाता है। चलिए वहाँ पे कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाएं कि उसको सैचुरेट कर रहे हैं। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? आपके जो ग्राम पंचायत के अंदर जो आपने डेटा रखा है, जो आंकड़े रखे हैं, जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान आप बना रहे हैं, उसी पर उसकी जानकारी मिल पाएगी। तो इसलिए GPDP बनाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखिए, GPDP का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप केवल और केवल अपना जो आपको पैसा मिलता है ग्राम पंचायत को, जो आपके अकाउंट्स में पैसा आता है, उसी का प्लान नहीं बनाना है। वो प्लान तो आपका है ही, वो तो महत्वपूर्ण है ही, वो तो आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपको उसका पैसा मिल रहा है। लेकिन फिर से मैं रिपीट करूँगा कि सारी व्यवस्था गाँव के अंदर काम विकास के लिए लगी हुई है, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, कोई भी हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्यान हो, कोई भी हो, सब गाँव के विकास के लिए ही योजनाएं चलाई जाती हैं। तो आपके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंदर ये व्यवस्था होनी जरूरी है। तो इसलिए आप अपने प्लान में ये सब चीज़ें भी रखें। निर्माण कार्य के अलावा जो जो आवश्यकताएँ आपको होती हैं, उनको भी आप अपने इस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जरूर रखें। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हमेशा कम्युनिटी के साथ बैठ के ही बनाना चाहिए, मतलब चर्चाएं होनी चाहिए। बनेगा तो फाइनली जो आपके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं और ग्राम प्रधान हैं और जो वार्ड मेंबर हैं, वो आपस में बैठ करके छोटा ग्रुप उसको तय कर लेगा। लेकिन फाइनली जो डिस्कस होगा, जो चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि पहाड़ों में जनरली, पहाड़ों पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात कहते हैं, तो पंचायतें बहुत बड़ी नहीं हैं। तो यहाँ तो हो सकता है कुछ ही लोगों को अगर जानकारी हो तो उससे भी काफ़ी चीज़ें हो जाती है, लेकिन कम्युनिटी के बीच में वो डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अपने जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हम बनाएंगे, GPDP जो बनाएंगे, उनमें और विभागों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि GPDP में सारे विभाग आते हैं, केवल आप ही का नहीं आएगा, सारे विभाग आते हैं, ये ध्यान रखिए। और जब तक आप इसको नहीं बताएंगे, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका GPDP अधूरा है। तो आप जिस गांव का आप देख रहे हैं कि मैं अपने गांव को विकास करूंगा गांव के अंदर, वो विकास पूरा नहीं हो पाएगा। आप हो सकता है नाली बना लेंगे, खड़ंजे बना लेंगे, लेकिन क्या होगा कृषि का, क्या होगा पेयजल का, क्या होगा चिकित्सा व्यवस्था का, क्या होगा शिक्षा व्यवस्था का, वो भी आपको प्लान में देखना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि आप जब भी GPDP बना रहे हैं, उसमें इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका ज़रूर ध्यान रखें। आप और विभागों के प्लान को भी अपने GPDP के अंदर लेके आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ आपके समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। और फिर बीच बीच में जब आप इस बात को सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, और फिर कहीं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई किसी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता है, तो पंचायती राज विभाग बैठा हुआ है, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग इसी काम के लिए हैं कि हम इन प्लान्स को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम अधिक से अधिक बेहतरीन नियोजन करके गांव का विकास कर सकते हैं। तो हमारे नंबर और ये सारी चीज़ें हम पंचायती राज विभाग को हमने दी है, तो उससे आप आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश चंद्र वर्मा, संयुक्त निदेशक राज्य योजना आयोग, उत्तराखंड शासन, नियोजन विभाग से। ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम नियोजित विकास की बात करेंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना को कैसे बनाया जाए इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि अगर नियोजित विकास नहीं होता है तो उसके दुष्परिणाम कैसे आते हैं। नियोजित विकास को नियोजन के तहत उसको बनाया नहीं, उसका परीक्षण नहीं किया, परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है, बड़ा समय खराब होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जब GPDP के माध्यम से ग्राम स्तर की योजना तैयार करते हैं तो एक बड़ी कार्य योजना तैयार होनी चाहिए और उसके बाद उसको हम छोटे छोटे रूपों में लेके आगे कार्य करें। अगर हम बात करें GPDP की, मैं जहाँ तक समझूंगा GPDP को 1 साल की कार्य योजना नहीं मानी जाए और ना ही बनाई जाए। ये कार्य योजना उस क्षेत्र के लिए, उस ग्राम पंचायत के लिए, उस ग्राम पंचायत का सार्वजनिक विकास के लिए, उस ग्राम पंचायत को संपूर्ण रूप से देखे जाने के लिए उसके संसाधन, उसकी आवश्यकताएं और उसमें जो इनपुट्स हैं
उनका उपयोग, इन सबको समाहित करते हुए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पर एक वृहद कार्य योजना, लगभग 15 साल की कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। इसको हम 7 साल, 3 साल और 1 साल में डिवाइड कर सकते हैं। जो 3 साल और 1 साल की योजना होगी उसको हम शॉर्ट टर्म कार्य योजना कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पर लॉन्ग टर्म मिनिमम 15 ईयर का कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। उसी के बाद हम उसको 15 साल के बाद 7 साल, 3 साल फिर और 1 साल के रूप में हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। जब हम गाइडलाइंस की बात करते हैं तो उसमें जो भी बिंदु दिए जाते हैं वो हमें इस आधार पर दिए जाते हैं कि आपने इस आधार पर काम करना है, किंतु काम करने के लिए हमें ही उसके सूक्ष्म रूप को, उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को या उस कार्य के परिणाम आने के लिए जिस रूप में, जिस प्रारूप में हम तैयार करेंगे वो हमें स्वयं सृजित करनी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम उन गाइडलाइंस के बेस पर उनके छोटे से छोटे पॉइंट को आगे देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्षेत्रीय संसाधन आते हैं, क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे क्षेत्र में, उस ग्राम पंचायत में हमारे पास क्या क्या संसाधन मौजूद हैं। जो संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों का उपयोग हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से निर्धारित करना है, जिसमें कई एसेट्स भी होंगे हमारे पास, कई धरोहरें हैं हमारे पास ऐसी जिनको कि हम उनका उपयोग किसी न किसी रूप में, चाहे अपने उपयोग के लिए और चाहे हम उसको टूरिज्म के लिए या और किसी दृष्टिकोण से कर सकते हैं। पहले हम इनकी मैपिंग करेंगे, जितने भी संसाधन हैं उनकी मैपिंग करेंगे। उसके बाद संसाधन का आशय प्राकृतिक संसाधनों से बात कर रहे हैं हम, और कुछ ऐसे हैं जो एसेट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं और वो हमारी धरोहर हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। और इन संसाधनों का समुचित और न्यायपूर्ण उपयोग हो। जो अभी हमें हो सकता है कि सिंचाई के संसाधन पूरी तरह नहीं हो, पहले थे अब खत्म हो गए हों, तो वो उसके साथ जितने भी लिंक हैं वो सब लिंक जोड़े जाएंगे, चाहे हमें खाद के रूप में हो और चाहे हमें बीज के रूप में हो और चाहे हमें उसके बाद जो फसलें उगेंगी उसके बाद उनके स्टोरेज के रूप में हो, उसके बाद उसके मार्केटिंग के रूप में हो। जब हम क्लस्टर रूप में बात करेंगे तो हमें क्लस्टर के ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें उसमें देखकर और उसकी कार्य योजना तैयार करनी होगी। तो पहले हमें यही करना है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए, अपने संसाधनों को देखते हुए एक रोड मैप तैयार करना है। आवश्यकताएं हर क्षेत्र की अलग अलग होती हैं। कहीं आज के दिन की वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो कहीं के दिन, आज के दिन पानी की आवश्यकता है, हो सकता है वहाँ सड़क हो, पानी की आवश्यकता हो, लेकिन कहीं ऐसा है कि वहाँ सड़क की आवश्यकता हो, पानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही बिजली की आवश्यकता है और हमारी जो लोकल नीड्स हैं उनकी आवश्यकताएं हैं। अब हम बात करते हैं मानव संसाधनों के डेटा बैंक की। हर ग्राम पंचायत में मानव संसाधन का डेटा बैंक होना चाहिए, अर्थात स्त्री, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, इन सबको मिला के उनकी एज क्या है, वो किस किस एज के हैं, उनकी एजुकेशन, शिक्षा कितनी है उनका अगर स्किल है तो वो किस किस क्षेत्र में है। जब मैं इस चीज़ को बना लूँगा तो मुझे ये पता चलेगा कि मुझे अब इसमें करना क्या है। जो युवा लोग हैं वो अगर उनकी एजुकेशन हम देख लेते हैं तो कभी भी कोई स्कीम आती है तो हम बता सकते हैं कि साहब ये स्कीम इनके लिए है और ये चीज़ ऐसे काम कर सकते हैं। वित्त पोषण की बात करते हैं तो जो वित्त पोषण है वो कई माध्यमों से होता है, सबको मालूम है, आप लोगों को अच्छी जानकारी है पूरी की पूरी। हम उसमें और चीज़ जुड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ तक ये भी रखना चाहूँगा, जब मेरा अगर कंक्रीट प्लान बन गया तो जब विधायक निधि और सांसद निधि आती है, क्योंकि उसका उपयोग भी वही होना है, उसी क्षेत्र में होना है, उन्हीं लोगों के लिए होना है। जब मेरे कंक्रीट प्लान बन जाते हैं, मेरी प्रायोरिटी फिक्स हो जाती है, जनता की डिमांड होती है कि साहब हमें प्रायोरिटी यही चाहिए और ऐसे ही काम होना चाहिए, तो मजबूर होंगे जो विधायक निधि का पैसा होगा, जो सांसद निधि का पैसा होगा, वो आपका उसी रूप में जाएगा जिस रूप में आपने अपेक्षा करी है। तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल कंक्रीट प्लान बने जिससे बाध्यता बने। अब बात आती है जीपीटीपी के, जो कार्य योजना बनी उसका मिसयूज़ ना हो, उसकी धनराशि का मिसयूज़ ना हो, और जो
कार्य योजना बनी उसी के अनुरूप कार्य हो और उसी तरीके से काम हो, इसके लिए जरूरी होता है अनुसरण। अनुसरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अनुसरण भी एक स्त्री नहीं, 2 स्त्री कम से कम होना चाहिए। एक स्त्री अनुसरण में अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें या ब्लॉक लेवल की बात करें, तो जो अनुसरण है, अनुसरण कभी भी उस विभाग के द्वारा नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग हमेशा दूसरे विभाग से, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग, वो होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है? जब हम उस डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे विभाग के किसी एक नहीं 2-3 विभागों का एक दल बनाएं, एक कमेटी बनाएं, और वो कमेटी जिसमें कि उस विभाग का मेंबर नहीं होगा और दूसरे 2-3 विभाग के मेंबर होंगे, वो इन चीज़ों को जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको परीक्षण करेंगे। और परीक्षण बाद में ही नहीं करेंगे जब काम पूरा हो गया, नहीं, वो कंटिन्यू परीक्षण करेंगे जब से काम हो रहा है। आधुनिक चीज़ में, आधुनिक समय में हम काफ़ी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी हमें इसमें लेने की ज़रूरत है। जैसे GIS के सिस्टम को अपनाने की ज़रूरत है, GIS मैपिंग हो, उसके माध्यम से हम देखें कि हमारे यहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं जियो टैगिंग की, CPWD ने ये बनाए हैं, PWD ने भी कहीं कहीं पर किया है जियो मैपिंग के लिए। जियो मैपिंग हम करेंगे, हमें पता चलेगा कैसे काम हो रहे हैं, क्वालिटी कैसे आ रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, टाइम से पूरा हो रहा नहीं हो रहा। तो मॉनिटरिंग सिस्टम के नए उपकरणों को ईजाद करके उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों का समावेश हम तभी कर पाएंगे जब हम वृहद कार्य योजना के हिसाब से GPTP को लेके आएंगे, GPTP के थ्रू काम करेंगे और GPTP को हम ऐसा बनाएंगे कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना 20% ही हो। जब मैं कंक्रीट बनाऊंगा तो संभावना नहीं होंगी ज़्यादा इंटरफेरेंस की, क्योंकि उसमें विभागीय इनपुट भी इंक्लूड होगा। विभागीय इनपुट टेक्निकल के साथ साथ फाइनेंशियल भी, कि इस समय विभागों के पास अनुमानतः लास्ट 3 ईयर्स में या 5 ईयर्स में कितना पैसा आया, अब संभावना कितनी है, उस पैसे से हम कितना काम कर सकते हैं आज के दिन या उस वर्ष में या उसके बाद। तो वो जो प्लानिंग जाएगी मेरी 1 साल से 3 साल के बीच में, जिसको मैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग कह रहा हूँ, वो ऐसे ही जाएगी, वो ऐसे ही डिवाइड होगी, वो इसी रूप में बनेगी। और जो बड़े कार्य होंगे, बड़े कार्यों के लिए हमारे पास जो काम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हैं और बड़े एरियाज़ में होने हैं, वो कामों में टाइम लगेगा। जैसे हम करते हैं कि हमें बहुत लोगों को बहुत चीज़ें एरिया वाइज नहीं पता है। देख, इसमें डिपार्टमेंट का अपना इनपुट होना चाहिए, डिपार्टमेंट ने बताना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ चाय बागान की बहुत सी संभावनाएं हो, वो एरिया, मैंने इसलिए बात करी पहले कि क्लाइमेट और सॉइल, क्लाइमेट सॉइल के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर चाय बागान की आवश्यकता हो तो डिपार्टमेंट बताए कि यहाँ इसको फेवर करता है, हम अगर ये करेंगे तो इससे इतना फ़ायदा होगा, इतना रोज़गार मिलेगा और लॉन्ग टर्म में ये होगा। ये वो एरिया होगा जिस एरिया में अभी खेती नहीं हो रही है, बंजर है, जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हम बात करेंगे उन एरियाज़ की जिसमें हम जड़ी बूटी की बात करते हैं। हमें नहीं पता है आज के दिन बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसे हैं, वो किस क्षेत्र में होंगी, किस क्लाइमेट में होंगी, उसकी सॉइल कैसी होगी। तो ये डिपार्टमेंट इनपुट देंगे कि हमारे यहाँ आपके क्षेत्र में इस सॉइल में, इस क्लाइमेट में ये चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। जब ये लॉन्ग टर्म बनेगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हम उसको लेके आएंगे और उसको डिपार्टमेंट आज नहीं है उसके पास, लेकिन कल के दिन वो डिपार्टमेंट अपनी कार्य योजना भेजेगा, बनाएगा, उसके बाद वो उस चीज़ के लिए पैसा आएगा और हम उसके बृहत्तम में कार्य कर सकेंगे। तो साथियों, मैं इतनी बात करते हुए विराम देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इससे भी एक वृहद कार्य योजना और अधिक और न्यायपूर्ण और औचित्यपूर्ण कार्य योजना बनाने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।